हाँ बेटा, क्या हाल है? बढ़िया बढ़िया बेटा। चलो प्रिंस छवि, क्या हाल है रे? गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। ठीक है, तुम्हारे पापा को दे दिए थे, दृष्टि को दिए थे, शायद मिल गए होंगे तुम्हारी सीटें, वो सोल्व कर लेना बेटा। फर्स्ट एक्सरसाइज की आंसर गलत है शायद, इसलिए दूसरी सीट भेजो सर। वो पीडीएफ सेंड की थी, उसमें मैच कर लेना बेटा, गलत तो नहीं होनी चाहिए। चलो एक बार पीडीएफ मैंने सेंड करी थी ना, उससे एक बार कंफर्म कर लेना, ठीक है। चलो बेटा, मैंने कहा था सैटरडे तक जो हमने किया था उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर लेना। कल संडे को आपका टाइम मिला था, किए थे क्या? पूरी कॉपी रिवाइज करके क्वेश्चन प्रैक्टिस की थी बेटा? शीट सोल्व करी थी क्या? अरे करी थी क्या? ठीक है, साथ साथ बेटा प्रैक्टिस करते रहना। आप सोचोगे एक साथ अगर मैं कर लूँगा चैप्टर खत्म होने के बाद, एक साथ नहीं होगा। और ये चीज़ खास कर ध्यान रखना, जब चैप्टर कंप्लीट होता है तब तक आपकी सीट ऑलमोस्ट पूरी हो जानी चाहिए, ध्यान रखना। साथ साथ तो बच्चे डाउट्स पूछते, मैं बताता हूँ जाते टाइम कि सर ये क्वेश्चन कैसे हुआ, वो कैसे हुआ। जिस दिन चैप्टर कंप्लीट होगा तो पीछे के एक दो चैप्टर्स की क्लासेस अटेंड बच्चे किए हुए उनको पता भी है। जिस दिन चैप्टर कंप्लीट होगा उसी दिन 2 दिन पहले मैं बता दूंगा। वैसे हाँ, तो आज शीट डिस्कस करेंगे, एक एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि बेटा इस यहाँ तक किसी के बच्चे की दिक्कत आ गया कि बच्चे की दिक्कत आ गया। ये तब होगा जब आप साथ साथ सोल्व करोगे, ठीक है। आप अगर एक साथ सोचोगे मैं तो एक साथ कर लूंगा, तब नहीं हो पाएगा बेटा। आपको सीट साथ साथ देने का पर्पज क्या है? साथ साथ करते रहो। सर ने ऑक्सीडेशन नंबर करवा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्सीडेशन नंबर पर 30 40 50 जो क्वेश्चन है वो सोल्व करके देख लो। उसके बाद जो पार्ट पड़ा उसके कर लो। ऐसे सीक्वेंस में चलते रहोगे तो कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते हैं, पता चल जाएगा कहाँ डाउट्स है। ओके, पीछे बेटा फैन ऑन कर लो, वो पीछे वाला, ऐसे क्यों बैठे हो, कर लो उधर से, कोई दिक्कत नहीं है, कर लिया करो। ये छोटी छोटी चीज बताने की जरूरत थोड़ी है बेटा तुम्हें, तुम्हारी कोचिंग है, मस्त रहो। लाइट फैन ऑन करना ऑफ करना इधर से कर लिया करो, ठीक है। चलो बेटा, तो बात करते हैं बच्चों। देखो लास्ट जो अपना लेक्चर था, लास्ट अपना जो लेक्चर था उसमें अपन बात कर रहे थे बच्चों, क्या? एप्लीकेशंस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर की एप्लीकेशंस की अपन बात कर रहे थे बच्चों, याद है ना? तो ऑक्सीडेशन नंबर की एप्लीकेशन मतलब ऑक्सीडेशन नंबर की हेल्प से अपन क्या क्या कर सकते हैं। तो अपन ने क्या कहा था बच्चों? पहली एप्लीकेशन तो अपन ने क्या देखी थी? टू कैलकुलेट द इक्विवेलेंट वेट, यानी इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करने में भी ऑक्सीडेशन नंबर की हेल्प मिलती है, रोल है इसका। क्लियर है? इक्विवेलेंट वेट क्या होता है ये अपन मोल कॉन्सेप्ट में और भी डिटेल से पढ़ेंगे, थोड़ा सा मैंने हिंट आपको दिया था। फिर मैंने कहा था एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ अगर हमें डिसाइड करना हो वो भी हम क्या कर सकते हैं बच्चों, यानी ऑक्सीडेशन नंबर की हेल्प से कर सकते हैं। क्लियर है? एक बच्चों आपको बड़ा ही अजीब क्वेश्चन मिलेगा, एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन। बच्चा कहेगा हाइपोथेटिकल क्वेश्चन कैसे सर? तो उसमें आपको क्या करेगा, आपको कुछ भी नहीं देगा, हाइपोथेटिकल एटम्स देगा, ए बी सी एक्स वाई जेड कुछ भी। क्लियर है? फिर आपको क्या बोलेगा कि जैसे ए या बी या सी का ऑक्सीडेशन नंबर तीनों का इतना है या एक्स वाई जेड का इतना है, तो ए बी सी या फिर एक्स वाई जेड या पी क्यू आर कुछ भी तुम्हें दे देगा। इनसे मिलकर बनने वाले कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा? ओके, मैंने हाइपोथेटिकल इसलिए बोला बच्चों, अगर कोई रियल कंपाउंड होता है, जैसे आपसे बोल दिए H2SO4 का सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होगा, तो बच्चा बोल देगा सर H2SO4। क्लियर है? आपसे बोले कि नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या होगा, बच्चा बोल देगा सर HNO3, क्योंकि रियल कंपाउंड से बार बार यूज होते हैं। क्लियर है? लेकिन A B2C PQRS ऐसा कुछ को फॉर्मूला रियल कंपाउंड है क्या? नहीं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, मैच करके देखना पड़ेगा। तो मैंने क्या कहा, आपको कोई हाइपोथेटिकल एटम्स दे देगा, ABC PQR XYZ कुछ भी तुम्हें दे देगा, और तुम्हें बोलेगा ये जो 2 या 3 एटम आपको दिए गए हैं इनका ऑक्सीडेशन नंबर ये है, इसका ये है, इसका ये है, इसका ये है। क्लियर है? तो इनसे मिलकर बनने वाले कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा, XYZ X2YZ XYZ2 X3YZ, जो भी तुम्हें मिलके देगा तो पता करेगा। बच्चे को कैसे आइडिया लगेगा कि सर ये कौन सा है? तो एक बात तो ध्यान रखना बच्चों, जो हमने रूल्स पढ़े उनकी हेल्प से अपन कर सकते हैं। कैसे? आपको जो कंपाउंड दे रखा है बेटा वो क्या करेगा, न्यूट्रल फॉर्म में देगा। क्लियर है? तो आपको जो जो फॉर्मूला बच्चों दे रखा है, जो ऑक्सीडेशन नंबर एटम्स के दे रखे हैं, वो चारों ऑप्शन चेक करते हुए करना है। क्लियर है? अरे ऑक्सीडेशन नंबर का रूल क्या होता है, एक एटम का चार्ज ये है मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एटम्स। क्लियर है? तो फर्स्ट ऑप्शन में जो फॉर्मूला दे रखा है उसके अकॉर्डिंग क्या करना, सभी एटम के चार्ज की वैल्यू पुट करके देखना है, और सभी का अलजेब्रिक सम अगर 0 आ रहा है तो ठीक है। अगर उस फॉर्मूले से सभी एटम के क्या होगा, अलजेब्रिक सम 0 नहीं आ रहा सभी एटम्स के रेस्पेक्ट में, इसका मतलब वो आंसर रॉन्ग है। तो दूसरा ऑप्शन चेक करना, वो भी नहीं हो तो तीसरा करना, या फिर चौथा करना। बात समझ में आ रही है? क्लियर है बेटा? तो सबसे पहले आपको आइडिया होना चाहिए कि करना कैसे है, तो तरीका ध्यान होना चाहिए। क्लियर है? तो चलो बच्चों लिखो, थर्ड एप्लीकेशन की बात करते हैं। थर्ड एप्लीकेशन टू कैलकुलेट द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड।
टू कैलकुलेट द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, to calculate the formula of a compound, to calculate the formula of compound, to calculate the formula of compound, यानी किसी कंपाउंड का फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट करना है, लिख लिए। चलो तो सबसे पहले बेटा रूल लिखो, आपको क्या करना है, लिखो बाय यूजिंग द by using the given values of जो हमें दी जाएगी, ओके, by using the given values of a ON of different atoms, by using the given values of ON of different atoms, if a net charge of compound is obtained zero, if net charge of compound is obtained zero, net charge of compound is obtained zero by any formula, net charge of compound is obtained zero by any formula, जिस भी फॉर्मूले से net charge of compound is obtained zero by any formula, then that formula will correct formula for compound, and that formula will correct formula for compound। क्लियर बेटा, इस चीज को मैंने एज ए रूल लिखा दिया बच्चों, बस आपके दिमाग में ये है तो ऐसे सर ने एक क्वेश्चन ऐसा करवाया बस मैं क्वेश्चन रट लूं, नो, दिमाग में यही चीज आपको सेट रखनी है। क्या बेटा, जरूरी नहीं हम जो क्वेश्चन करें सेम टू सेम है, ऐसा कोई भी हमें बना के दे दे, आपको क्या करना है, आपको डिफरेंट एटम के जो ऑक्सीडेशन नंबर गिवन है उनको फर्स्ट ऑप्शन के अकॉर्डिंग यूज करके देखना। अगर कंपाउंड का नेट चार्ज क्या आ जाए, जीरो आ जाए, इसका मतलब वो क्या है, करेक्ट फॉर्मूला है। क्लियर है, अगर उससे जीरो नहीं आ रहा, प्लस माइनस में कुछ आ रहा है, इसका मतलब ये सही नहीं है। क्लियर है, अगर दूसरे से भी जीरो नहीं आ रहा तो इसका मतलब वो भी इनकरेक्ट है। थर्ड से मैच करो, फोर्थ से मैच करो, कम समझ में आ गया, यस और नो। स्टार्टिंग के तीन नहीं आ रहे तो नो डाउट फोर्थ तो होगा ही होगा, या फिर नन का ऑप्शन दे देगा या फिर कुछ भी तुम्हें दे, लेकिन तुम्हें सीक्वेंस से तुम्हें ऑप्शन एक एक ऑप्शन चेक करके देखना पड़ेगा बेटा। क्लियर है, चलो इस पे क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, कैसे पूछेगा, लिखो the ON of क्वेश्चन लिखो, the ON of atom x, y and z, the ON of atom x, y and z, the ON of atom x, y and z are +6, +1 and -2 respectively। The ON of atom x, y and z are +6, +1 and -2 respectively, then the correct formula for compound will ऑप्शन लिखो बेटा, या आपको करके बताना है कौन सा आंसर होगा। तरीका मैंने आपको बताया बेटा, वैल्यूज आपको दे रखी है, जो रूल लिखा है बेटा उसको पढ़ो और उसको अप्लाई कर दो।
देखते हैं, श्योर करो। चलिए प्रिंस छवि कौन सा रहा बेटा? अच्छा, मैंने नीचे से ऑप्शन चेक करना शुरू किया तो सर मुझे पता था। क्या बस यही तो दो तो साइंटिफिकल माइंड कि सर पहला ऑप्शन तो देंगे नहीं, पहला ऑप्शन देना तो टाइम ही क्यों देते। ठीक है, अंशु कौन सा है बेटा? हाँ, पहला ही, पहला पक्का? ठीक है, कौन सा है अभिषेक? फोर्थ पक्का? लविश, रेहान, प्रिंस, छवि, दोनों का ये आ रहा है क्या? ठीक है बेटा, एक काम करो, तुम्हारा फर्स्ट आया क्या, उसमें 3 ऐड कर दो बेटा। ठीक है, फोर्थ आ जाएगा। ठीक है, कैसे करना है कोई दिक्कत नहीं बेटा, देखो जो हमने रूल लिखा उसी के अकॉर्डिंग अप्लाई करना है, कोई टेंशन नहीं है। देखो अब समझना इस चीज को कैसे करना। अब गलत हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सर ने बता दिया उसके बाद इस कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन गलत होना नहीं चाहिए मेरा। क्लियर है बेटा? कैसे करेंगे, देखो सर ने क्या कहा है, जो आपको डिफरेंट डिफरेंट एटम के ऑक्सीडेशन नंबर दे रखे हैं उनका क्या करना हो बच्चों, यानी रूल्स के अकॉर्डिंग क्या एक एक ऑप्शन चेक करके देखो, जिस ऑप्शन से नेट चार्ज कितना आ जाए, 0 आ जाए, वही अपना क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है बेटा, कैसे बच्चों देखो इसमें मुझे क्या दे रखा है, इससे अगर चेक करके देखता हूं, देखो y2 y का कितना है +1, यस और नो। अलजेब्रिक सम बच्चों कैसे करना है, एक एटम का चार्ज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एटम। क्लियर है? y का देखो मैंने जानबूझ के देखो फॉर्मूला कैसे लिखा, y2 y का कितना है +1, y के कितने एटम है बेटा 2, प्लस x x का कितना दे रखा है बच्चों +6, तो बच्चों कर दो +6 से। फिर क्या दे रखा है z, z देखो बच्चों z का एक का कितना दे रखा है -2, कितने z के एटम है 3, तो मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो। क्लियर है बच्चों? तो क्या करेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी कितना हो गया +2, ये कितना है बेटा +6, और ये कितना है -6 है, +6 -6 उड़ा दो बच्चों, कितना बच गया +2। मैंने क्या कहा नेट चार्ज कितना आना चाहिए 0 आना चाहिए, समझ में आ गया? क्लियर है बेटा? अब बात करते हैं दूसरे की, y कितना है बच्चों +1 मल्टीप्लाई बाय कितने एटम है बेटा 2, प्लस x का कितना है 6 से, माइनस z का कितना है -2, हमें पता है कितने एटम है बेटा z के 5 बोल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीप्लाई बाय 5 कर दो। समझ में आ रहा है? ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं, देखो ये कितना हो गया +2, ये कितना है बच्चों +6, और माइनस कितना है 10, तो प्लस का कितना है बच्चों 8, माइनस का कितना है 10, तो कितना बच गया बेटा -2, यानी ये भी रॉन्ग है, यस और नो। क्लियर है बेटा? ठीक है, इसकी अगर हम बात करें बच्चों, देखो y का कितना है +1, y के कितने एटम है 2, ठीक है, और x की बात करें तो +6 मल्टीप्लाई बाय कितने एटम है 2, और z का कितना है बेटा -2 मल्टीप्लाई बाय क्या करूंगा 5। समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं? क्लियर है? ये करे बच्चों तो कितना आ गया देखो प्लस का 2 और 6 को मल्टीप्लाई कर दे कितना आ गया +12 और -10, यानी प्लस का कितना हो गया 14, -10 यानी कितना आ गया +4, यानी ये भी क्या है रॉन्ग है बच्चों। क्लियर है? चलो फोर्थ वाले पर डिस्कस करते हैं बच्चों। देखो y का कितना दे रखा है हमें +1, तो +1 मल्टीप्लाई बाय कितने एटम है y के 2। x की बात करते हैं बच्चों, x कितना दे रखा है एक का +6 है, x के कितने एटम बोल रहा है 2 एटम, तो मल्टीप्लाई बाय 2। एक z का कितना है बच्चों -2 मल्टीप्लाई बाय कितना है 7। क्लियर है? ठीक है बच्चों, तो यहाँ से अपन क्या करेंगे प्लस का 2 हो गया, और प्लस का यहाँ पर कितना हो गया बेटा 12, और माइनस का कितना हो गया 14, तो +2 + 12 यानी कितना हो गया +14 और -14, नेट चार्ज कितना 0, और जिससे नेट चार्ज 0 है वही तो अपना क्या होगा करेक्ट आंसर। समझ में आया बेटा? क्लियर है? नोट कर लो ऐसा कैसा।
चलिए बेटा, कर लिया क्या? चलो बेटा, तो ये अपने बात की एप्लीकेशन ऑफ यानी ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर की एप्लीकेशंस क्या है बच्चों? अब बात करते हैं बच्चों ऑक्सी एसिड्स के बारे में बात करते हैं। ओके, चलो बेटा, क्या होते हैं, कैसे होते हैं, हेडिंग लिखो बेटा। ऑक्सी एसिड, ऑक्सी एसिड, हेडिंग लिखो बेटा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन में कंपाउंड की जगह आयन दे रखा हो तो बच्चों, आयन दे रखा हो तो क्या करना, नेट चार्ज क्या कर देना बच्चों। वही बात है, अगर आपको हिंट जरूर देगा कि कौन सा आयन है बच्चों, तो जो आपको डिफरेंट डिफरेंट एटम दे रखा है तो नेट चार्ज, जैसे मान लो फर्स्ट ऑप्शन में नेट चार्ज कितना दे रखा है, -2 बना के दे रखा है, तो नेट चार्ज कितना आना चाहिए, -2 के बराबर ही आना चाहिए। सभी का अलजेब्रिक सम क्लियर है, एक एक रूल अपने लिखा है। सेकंड ऑप्शन ऐसा दे रखा है जिसमें नेट चार्ज ऊपर चार्ज कितना दे रखा है बच्चों, स्पीशीज पर +5 दे रखा है, तो आपको क्या करना है बच्चों, सभी एटम्स का अलजेब्रिक सम करते जाओ। नेट चार्ज क्या आना चाहिए, +5 आना चाहिए। तो आयन देगा तो नहीं, लेकिन बाय द वे तुम्हें लगे कि सर ऐसा दे तो कोई दिक्कत नहीं है, जो हमने रूल्स पढ़ रखे हैं बेटा उन्हीं को अप्लाई कर देना और कुछ भी नहीं करना है। डिफरेंट डिफरेंट एटम्स का यूज करते जाना, और जो मॉलिक्यूल या कंपाउंड आयन पर नेट चार्ज आ रहा है 0 तो 0 के बराबर, +2 तो +2 के बराबर, -3 है तो -3 के बराबर। क्लियर बेटा? ओके, चलो बताओ, बात समझ में आई क्या? चलो बेटा देखो, अब समझना इस चीज को कैसे करना। देखो बच्चों, वैसे तो ये इनऑर्गेनिक का पार्ट है, लेकिन बच्चों देखो रेडॉक्स में इसका रोल कहाँ आता है, इसमें कई सारे नाम आएंगे, जैसे सल्फ्यूरस एसिड, जैसे मान लो फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरस एसिड, हाइपोफॉस्फोरस एसिड, या फिर मेटाफॉस्फोरस एसिड, पायरोफॉस्फोरिक एसिड, या फिर यानी परऑक्सीफॉस्फोरिक एसिड। तो फॉस्फोरस और सल्फर के जो होते हैं बेटा यानी ऑक्सी एसिड्स बहुत काम आते हैं, क्योंकि आपको स्ट्रक्चर आएगी बच्चों, देखो कैरो एसिड, मार्शल एसिड, ये कई सारे नाम आएंगे, ओलियम, ये सब होते क्या है। अगर मैं सीधा आपको 3-4 स्ट्रक्चर बना के इनका बता दूं +2 -2 तो आप रटोगे, रटना नहीं है। उसके लिए थोड़ा सा आपको बेसिकली ऑक्सी एसिड का आइडिया होना चाहिए बच्चों। समझ में आ गया है क्या? क्लियर है? बाकी तो आपके इनऑर्गेनिक में पूरा आएगा, ब्लॉक केमिस्ट्री में सभी डिफरेंट डिफरेंट एटम्स का, लेकिन अपने लिए इंपॉर्टेंट है बेटा यहाँ पर फॉस्फोरस और सल्फर। समझ में आ गया? फॉस्फोरस और सल्फर के ऑक्सी एसिड, तो इनकी स्ट्रक्चर कैसे बनानी है उससे पहले मैं आपको कुछ इसके रूल्स बताऊंगा जो हमें बहुत हेल्प करेंगे बेटा। समझ में आ गया? क्लियर है? तो सबसे पहले बात करें बच्चों, देखो ऑक्सी एसिड होता क्या, समझते हैं इस चीज को बच्चों। देखो क्या होता है, कैसे होता है ऑक्सी एसिड। ऑक्सी नाम से पता चल रहा है बेटा ऑक्सीजन। बात समझ में आई क्या? ऑक्सी का मतलब क्या है, ऑक्सीजन, और एसिड, एसिड किसका नेचर, हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में। बात समझ में आई क्या? अरे अपन क्या बोलते हैं, वो कंपाउंड जो H+ डोनेट करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं बेटा। क्लियर है? और H+ डोनेट कब करेगा, जब उसमें हाइड्रोजन हो। जैसे अपन बोलते हैं बच्चों HCl, HCl ब्रेक होके क्या बनाता है, H+ और Cl-। इसका मतलब वो H+ डोनेट करता है, इसलिए तो वो एसिड है बच्चों। क्लियर है? तो ये ध्यान रखना, एसिड का मतलब क्या है, हाइड्रोजन की प्रेजेंस। क्लियर है बेटा? और ऑक्सो, ऑक्सा या ऑक्सी, ये मतलब क्या है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस। बात समझ में आई क्या? इसका मतलब अगर किसी एटम के साथ ऑक्सीजन या हाइड्रोजन दोनों कंबाइंड है तो वो कंपाउंड क्या बोला जाता है, उस एटम का ऑक्सी एसिड बोला जाता है। क्लियर है बेटा? डेफिनेशन सुनना, इफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एटम आर कंबाइंड विद एनी एटम या एलिमेंट देन कंपाउंड इज कॉल्ड ऑक्सी एसिड ऑफ दैट एलिमेंट। ओके, मैंने क्या कहा, यानी अगर किसी कंपाउंड में किसी एटम या एलिमेंट के साथ ऑक्सीजन या हाइड्रोजन दोनों कंबाइंड है तो वो पूरा कंपाउंड उस एटम का, समझ रहे हो क्या? इससे ऑक्सीजन हाइड्रोजन दोनों कंबाइंड है बेटा। बात समझ में आ रही है क्या? मैंने क्या कहा, जिस एटम के साथ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों कंबाइंड होगी वो क्या बोला जाएगा, उसी एटम का ऑक्सी एसिड बोला जाएगा। क्लियर है? बच्चा कहेगा सर कैसे, जैसे मैंने ये लिखा बेटा HNO3, यस और नो। ये बच्चों ये बताओ किसका ऑक्सी एसिड है, ये नाइट्रोजन का, क्योंकि नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों प्रेजेंट है। क्लियर है? यहां मैं लिखूं बच्चों जैसे H3PO4, हाँ ये जरूर ध्यान रखना, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का नंबर क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करेगा कौन सा कंपाउंड और स्ट्रक्चर है, कैसी होती है, क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है। क्लियर है? ये किसका ऑक्सी एसिड हो गया बेटा, फॉस्फोरस का। या मैं लिखूं बेटा H2SO4, ये किसका है बेटा, सल्फर का। या फिर जैसे मैं लिखूं HClO4, ये किसका है बेटा, क्लोरीन का ऑक्सी एसिड। बात खत्म। यानी किसी भी एलिमेंट के साथ अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन कंबाइंड होती है तो ये पूरा कंपाउंड क्या बोला जाएगा, उसी एलिमेंट का ऑक्सी एसिड बोला जाएगा। समझ में आ गया? क्लियर है बेटा? लिखो स्टेटमेंट, लिखो द कंपाउंड in which
the compound in which oxygen and hydrogen, the compound in which oxygen and hydrogen atoms, the compound in which oxygen and hydrogen atoms are combined with oxygen and hydrogen atom are combined with any atom, the compound in which oxygen and hydrogen atom are combined with any atom are called as oxyacid of that compound, that atom are called as oxyacid of that atom, यानी वो कंपाउंड जिसमें किसी एटम के साथ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन कंबाइंड होते हैं बच्चों, उस एटम का ऑक्सी एसिड बोले जाते हैं। समझ में आ गया? क्लियर है? फॉर एग्जांपल जैसे अपने HNO3 लिखा बेटा, किसका ऑक्सी एसिड है? नाइट्रोजन का। ये किसका है? फॉस्फोरस का। ये किसका बेटा? सल्फर का। ये किसका है? क्लोरीन का। जिसको मैंने अंडरलाइन किया मतलब उसी का ऑक्सी एसिड है। समझ जाओगे ना? नोट करो बेटा। फॉर एग्जाम्पल चलिए चलिए बच्चों, चलो बेटा अब बात करते हैं बच्चों। देखो आगे समझना बच्चों, देखो बार बार यहाँ पर वर्ड यूज होता है, आपने कई बार देखा होगा बेटा, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरस एसिड, ठीक है। बाकी वैसे तो असर, हाइपो, मेटा, पायरो कई यूज होते हैं। बाकी मोस्ट पॉपुलर दो तो बहुत ज्यादा यूज होते हैं बेटा, क्या? अस और इक। सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, फॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, यानी अस और इक्स, ये जो सफिक्स होते हैं बेटा बहुत ज्यादा यूज होते हैं। ओके, उसका आपको कैसे पता करना है समझना बच्चों अच्छे से। क्या कहा इधर ध्यान दो, क्या अस कब यूज करना, इक कब यूज करना, सुनना अच्छे से। इफ चार्ज ऑफ सेंट्रल एटम, सुनना अच्छे से, इफ चार्ज ऑफ सेंट्रल एटम इज इक्वल टू नंबर ऑफ nth इलेक्ट्रॉन। nth इलेक्ट्रॉन बच्चा कहेगा सर ये कौन से इलेक्ट्रॉन है? लास्ट सबसेल के इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर nth का मतलब क्या? लास्ट सबसेल। क्लियर है? इफ चार्ज ऑफ सेंट्रल एटम इज इक्वल टू नंबर ऑफ nth सेल सबसेल्स इलेक्ट्रॉन या nth इलेक्ट्रॉन्स है, then us word used with the name of oxy acid। क्लियर है? मैंने क्या कहा, अगर सेंट्रल एटम का जो चार्ज है वो क्या है बच्चों? n इलेक्ट्रॉन के इक्वल है। n इलेक्ट्रॉन कौन से? लास्ट सबसेल के इलेक्ट्रॉन। तो उस ऑक्सी एसिड के नाम के साथ क्या आएगा? अस वर्ड यूज होता है। क्लियर है? या फिर क्या बोलेंगे, इफ चार्ज ऑफ सेंट्रल एटम इज इक्वल टू n एंड n-1 इलेक्ट्रॉन। n और n-1 कौन सा है बेटा? लास्ट और सेकंड लास्ट सबसेल। क्लियर है? इनके इक्वल हो तो बच्चों उसके लिए उस ऑक्सी एसिड के नाम के साथ क्या आता है? इक वर्ड यूज होता है बच्चों। ओके, एक स्टेटमेंट लिखो बेटा, फिर देखते हैं इसको एग्जांपल से क्या है, इसका मतलब क्या है, कैसे आपको ध्यान रखना है। लिखो, इफ चार्ज ऑफ सेंट्रल एटम, इफ चार्ज ऑफ सेंट्रल एटम, if charge of central atom, if charge of central atom is equal to, if charge of central atom is equal to, charge of central atom is equal to number of is equal to number of nth electron, ठीक है, इक्वल टू नंबर ऑफ nth इलेक्ट्रॉन, देन बोर्ड पे लिखा बेटा अस वर्ड, then us word is used with, then us word used with name of oxy acid, then us word used with name of oxy acid, then us word used with name of oxy acid। क्लियर है? while if charge of central atom
while if a charge of central atom is equal to number of, while if a charge of central atom is equal to number of nth and n-1th electron, while if a charge of central atom is equal to number of nth and n-1th electron, then equal बोर्ड पे लिखा है, then equal use with the name of oxy acid, then equal use with the name of oxy acid, equal use with name of oxy acid। क्लियर है बेटा? अपन ने क्या कहा बच्चों, देखो अब समझना इस चीज को। देखो ये रूल मैंने आपको लिखा दिया, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा सर इसका ये कैसे हुआ वो कैसे हुआ। क्लियर है? आपको क्या करना है, अगर सेंट्रल एटम का चार्ज क्या हो बेटा, n इलेक्ट्रॉन के इक्वल हो तो ऑक्सी एसिड के नाम के साथ क्या आता है, अस वर्ड आएगा। क्लियर है? और अगर क्या होगा बच्चों, n जो सेंट्रल एटम का चार्ज n और n-1 इलेक्ट्रॉन के नंबर के बराबर आए तो क्या वर्ड यूज होगा, इक वर्ड यूज होगा। क्लियर है? अब अच्छे समझना, पहली बात तो n इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है बच्चों, लास्ट सबसेल इलेक्ट्रॉन। कौन से इलेक्ट्रॉन बेटा, लास्ट सबसेल के इलेक्ट्रॉन। क्लियर है बेटा? और ये कौन से हैं, सेकंड लास्ट। ओके, ये कौन सा बेटा, सेकंड लास्ट सबसेल्स इलेक्ट्रॉन, यानी जो सेकंड लास्ट सबसेल होता है बेटा उसके इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा है? क्लियर है बेटा? तो मैंने क्या कहा, nth इलेक्ट्रॉन का मतलब यहाँ पर क्या है, लास्ट सबसेल के इलेक्ट्रॉन होंगे उनको क्या बोला है, nth इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? n-1 कौन से बेटा, सेकंड लास्ट सबसेल। क्लियर है? बच्चा कहेगा सर कैसे, तो समझना बेटा इस चीज को। मैंने एग्जांपल लिया बेटा फास्फोरस का। फास्फोरस मुझे पता है एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों, कितना होता है बेटा, 15 होता है। ठीक है, फास्फोरस की, इसका मतलब ये बताओ इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 15। क्लियर है? इसका अगर हम कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं बेटा तो क्या आता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p3। यस और नो? अरे 15 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 और 2 4 और 6 10 12 और 3 और 15। क्लियर है बेटा? इसका मतलब लास्ट सबसेल, लास्ट सबसेल कौन सा है बेटा, ये वाला। तो ये बताओ ये तो कौन से बेटा, इसके nth इलेक्ट्रॉन हो गए। यस और नो? क्लियर है? सेकंड लास्ट मतलब ये वाला कौन सा है बेटा, इसका n-1th इलेक्ट्रॉन है। समझ में आ गया? यस और नो? मैंने क्या बोला है, इसके देखो ये तो कौन से हो गए, इसके लास्ट सबसेल यानी 3p वाला। ठीक है, 3p वाला क्या हो गया इसका, मैंने सबसेल बोला है, ओनली 3 तो क्या है, सेल है, साथ में मैंने p बोल दिया, मतलब ये क्या है, सबसेल। 3p वाला क्या, n सेल के इलेक्ट्रॉन, n सबसेल के इलेक्ट्रॉन हो गए, और 3s वाले कौन से, n-1 सेकंड लास्ट सबसेल। क्लियर है बेटा? ठीक है, अब देखो बच्चों क्या करना है, मैं इसके दो फॉर्मूले लिख रहा हूं फास्फोरस के। मैंने एक तो लिखा है बेटा H3PO3, एक मैंने लिखा है बेटा H3PO4। बात समझ में आई क्या? एक तो मैंने क्या लिखा है H3PO3, एक मैंने लिखा है H3PO4। एक बात तो श्योर है, दोनों ही ऑक्सी एसिड किसके हैं, इधर ध्यान दो, दोनों ही ऑक्सी एसिड किसके हैं बेटा, फॉस्फोरस। यानी फॉस्फोरस के है तो बेटा क्या फॉस्फोरस आएगा, फॉस्फोरिक आएगा, वो हमें देखना है। तो पहले ये देखो दोनों में सेंट्रल एटम का चार्ज कितना है बेटा। ओके, तो देखते हैं बच्चों, देखो हमें पता है एक हाइड्रोजन पर कितना, +1, ऑक्सीजन पर कितना बेटा, -2, एक हाइड्रोजन पर +1 है तो 3 पर कितना, +3। क्लियर है? एक ऑक्सीजन पर -2 तो 3 पर कितना, -6, -6 और +3 कितना बच गया, -3 बच गया। यस और नो? -3 बच गया, उसको बैलेंस करने के लिए इस पर कितना आएगा बेटा, +3। यस और नो? क्लियर है बेटा? देखो वैसे ही एक हाइड्रोजन पर +1 तो 3 पर कितना हो गया, +3, एक ऑक्सीजन पर -2 तो 4 पर कितना हो गया, -8, -8 +3 कितना बच गया, -5, तो इस पर कितना आ गया, +5। अब ये बताओ बच्चों, nth इलेक्ट्रॉन, मैंने क्या कहा, सेंट्रल एटम का चार्ज कितना आ रहा है, +3, ये किसके बराबर आ रहा है, nth इलेक्ट्रॉन के बराबर। यस और नो? nth इलेक्ट्रॉन देखो, nth सेल में nth इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना है, 3 इलेक्ट्रॉन। ऊपर जो नंबर लिखा होता है वो हमेशा किसको शो करता है बेटा, इलेक्ट्रॉन के नंबर को शो करता है। कैसे, 1s2 यानी फर्स्ट 1s सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। क्लियर है? 2s में भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, 2p में कितने बेटा, 6। ऊपर जो नंबर होता है इलेक्ट्रॉन का नंबर तो होता है बच्चों। क्लियर है? तो देखो सेंट्रल एटम का चार्ज +3, 3 देखो बेटा किसके बराबर है,
nth इलेक्ट्रॉन के बराबर, और हमें पता है ओनली nth इलेक्ट्रॉन के बराबर 3 आ रहा है बच्चों। nth इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना है 3, तो ये बताओ इसके बराबर अगर आ रहा है तो हमें पता है इसके नाम के साथ क्या वर्ड यूज होगा, अस वर्ड यूज होगा बेटा। क्लियर है, तो इसका नाम क्या होगा बच्चों, इसको बोला जाएगा फॉस्फोरस, फॉस्फोरस एसिड। बात समझ में आ गई, क्लियर है। अब देखो बच्चों हमें पता सेंट्रल एटम का चार्ज कितना है बच्चों, अरे +5, 5 आ रहा नहीं आ रहा, 5 आ रहा। देखो बच्चों ये किसके इक्वल है, n सेल के n वाले इलेक्ट्रॉन कितने हैं 3, n-1 वाले कितने 2, n और n-1 दोनों के अगर नंबर के इक्वल है, यस और नो। n वे इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा 3, n-1 वाले कितने हैं 2, 3 और 2 कितने 5, और हमें पता है सेंट्रल एटम का चार्ज दोनों के नंबर के इक्वल है या नहीं है, तो इसके नाम के साथ क्या वर्ड यूज होगा बेटा, इक वर्ड। तो इसे क्या बोलेंगे, फॉस्फोरिक एसिड। क्लियर है बेटा, ठीक है। चलो एक एग्जांपल और देखते हैं बच्चों। क्या मैंने लिया है बेटा सल्फर, सल्फर ये बताओ एटॉमिक नंबर कितना होता है 16, तो सीधी सी बात है इलेक्ट्रॉन भी कितने 16। क्लियर है बच्चों, ठीक है। अब ये बताओ इसकी अगर हम बात करें तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p4, यस और नो। क्लियर है बेटा, अरे 16 हो गए नहीं हो गए, हो गए बच्चों। ये बताओ ये तो कौन से इलेक्ट्रॉन है बेटा इसके, nth इलेक्ट्रॉन है, क्लियर है। और ये वाले कौन से है बेटा इसके, n-1 इलेक्ट्रॉन है, यस और नो। nth इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना है इसका 4, और n-1 वाले कितने बेटा 2, तो दोनों का सम हो जाएगा 6, ओनली n-1 वाले कितने हैं 2 है बेटा। क्लियर है, चलो अब मैं इसके दो फॉर्मूले यहाँ पर लिख रहा हूँ, H2SO3, एक मैं लिख रहा हूँ बेटा H2SO4, दोनों का आपको नाम बताना है। देखो बच्चों कैसे करना, अपना तरीका वही है बच्चों, कैसे करना है, सेंट्रल एटम का चार्ज देख लो पहले दोनों में। क्लियर है बेटा, सेंट्रल एटम का चार्ज कैसे देखेंगे, एक हाइड्रोजन पर +1 तो 2 पे कितना बेटा +2, यस और नो। क्लियर है, एक ऑक्सीजन पर कितना बेटा -2, तो 3 पर कितना हो गया -6, -6 +2 कितना बच गया -4, तो इस पर कितना आ गया +4। क्लियर है बच्चों, ठीक है। एक हाइड्रोजन पर +1 तो 2 पर +2, एक ऑक्सीजन पर -2 तो 4 पर -8, -8 +2 कितना बच गया बेटा -6, -6 तो इस पर कितना आ गया +6 बैलेंस करने के लिए। क्लियर है बच्चों, ठीक है बेटा। देखो इसका मतलब सेंट्रल एटम का चार्ज ये बताओ n इलेक्ट्रॉन के इक्वल आ रहा है नहीं आ रहा, आ रहा है बेटा। क्लियर है, तो ये बताओ देखो सेंट्रल एटम का चार्ज कितना +4, चार्ज की वैल्यू क्या आ रही है n इलेक्ट्रॉन के इक्वल। इसका मतलब यहाँ पर तो मैं इसका नाम क्या बोलूंगा बेटा, सल्फर का है तो क्या बोलूंगा सल्फ्यूरिक या सल्फ्यूरस, सल्फ्यूरस एसिड होगा। क्लियर है, अब देखिए बच्चों सेंट्रल एटम के चार्ज की वैल्यू क्या आ रही है +6, किसके इक्वल आ रहा है n और n-1 दोनों के इक्वल, यस और नो। क्लियर है, n वे इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4, n-1 वे वाले कितने बेटा 2, तो कितना आ रहा है n और n-1 के बराबर है, तो इसके नाम के साथ क्या आएगा बच्चों इक वर्ड आएगा या नहीं आएगा, तो इसको क्या बोलेंगे बेटा सल्फ्यूरिक एसिड। समझ में आ गया, क्लियर है बेटा, ठीक है। लेकिन हम इनऑर्गेनिक की बात करें तो एक्सेप्शन नहीं है, ऐसा कभी हो सकता है क्या, कभी नहीं हो सकता बेटा। बात समझ में आई क्या, तो ये ध्यान रखना बेटा, इसका एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन कई जगह आपको मिलेगा क्या ऑक्सी एसिड ऑफ क्लोरीन, ये ध्यान रखना क्लोरीन वाला इसमें एक्सेप्शन शो करेगा। आप कई बार यहाँ पर नाम आएगा क्लोरिक एसिड, तो बच्चा कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे लगा के देखेगा कि सर ने कहा था इक तब आएगा जब n और n-1 दोनों को मैं काउंट करूंगा, उस पर ध्यान रखना क्लोरिक एसिड हाइपोक्लोरस अलग अलग आते हैं बेटा, ये ध्यान रखना। क्लियर है, वो अपने इनऑर्गेनिक बहुत ज्यादा काम आते हैं, अपने यहाँ काम तो नहीं आएंगे लेकिन फिर भी ध्यान रखना इक और एस वाली ये ट्रिक है, ये जो कॉन्सेप्ट है ये क्लोरीन के लिए अप्लाई नहीं होगी बेटा। समझ में आ गया, क्लियर है, यस और नो। तो ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखा है बेटा इसके बेसिस पे मैंने एग्जांपल करवाए हैं कैसे करना है, किसके नाम के साथ एस आएगा किसके साथ इक आएगा बेटा, सबसे ज्यादा कंफ्यूज यही करता है। बाकी हाइपो मेटा पायरो वो तो सीधा मेथड है, कैसे बनेगा क्या बनेगा एक एक करके अपन देखेंगे। यहां तक समझ में आ गया नहीं आ गया, यस और नो, कोई डाउट यहां तक, यस और नो। सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन nth सेल इलेक्ट्रॉन -8 सर अगर हो मैंने क्या कहा अगर हो, ठीक है, होगा नहीं, अगर हो तो ये ध्यान रखना अप्लाई हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। अगर होता तो मैं बता देता अगर हो। बात समझ में आई क्या, अपन को ऐसी केस मिलेंगे जिसमें ऐसी कंडीशन पहली बात तो आएगी ही नहीं बेटा। क्लियर है, बस क्लोरीन का छोड़ के बाकी में अप्लाई कर लेना, सभी पे हो जाएगा, ठीक है। चलो नोट करो, स्टेटमेंट तो पूरा लिख लिया था ना, चलो यहाँ से लिखना स्टार्ट करो।
ये बेटा जैसे मैंने कॉन्फ़िगरेशन लिख के पूरा एक्सप्लेन किया वैसा का वैसा नोट करना आपको, ताकि जब भी रिवीजन करो एक एक चीज क्लियर हो। कैसे होगा? क्लियर है? कॉन्फ़िगरेशन ये कैसे बनाए? कॉन्फ़िगरेशन बेटा एटॉमिक स्ट्रक्चर में अपन पढ़ेंगे, सीक्वेंस से देखते हैं बेटा, 1s2 2s2 सीक्वेंस होता है, रूल्स होता है इसका, ये वो रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये अपन एटॉमिक स्ट्रक्चर में रिवाइज करेंगे पूरा, उसमें आता है पूरा। जो एटॉमिक स्ट्रक्चर की तुम्हें जेरोक्स दी थी ना, उसमें लास्ट के एक बार 2-3 पेज देखना, उसमें लास्ट में आएगा ये, और वो प्रिंसिपल इसको बिल्कुल भेज गया। ओ यूएस भी आता है, यूएस भी आता है। हाँ नहीं, लिखने का होता है खाली, पर मेनली यही होता है यूएस। चलिए बेटा, ठीक है, ये लास्ट में जरूर लिख लेना, एक्सेप्शन ऑक्सी एसिड ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन का जो ऑक्सी एसिड है इसमें इक वाला मेथड काम नहीं करेगा, ध्यान रखना। क्लियर है? उसमें एन इलेक्ट्रॉन n-1 के अकॉर्डिंग देखोगे तो वो नहीं आएगा। क्लियर है? एक बच्चा बार बार आपको कई जगह आएगा ये पर ऑक्सी लिंकेज, पर ऑक्सी लिंकेज, पर ऑक्सी लिंकेज। ओके, बच्चा कहेगा सर ये कौन सी लिंकेज है, मतलब बॉन्ड है। क्लियर है? बच्चा कहेगा सर ये कौन सा बॉन्ड है, तो ध्यान रखना बच्चों, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड है, ऑक्सीजन यानी ऐसा कोई बॉन्ड है लिंकेज बेटा, इसको बोलते हैं पर ऑक्सीलिक। इधर ध्यान दो, कॉन्सेप्ट निकल जाएगा, जब टीचर रुक जाए तो उठा लेना, कोई नहीं लेके जाएगा ये। ठीक है, थोड़ा इस पे ज्यादा फोकस किया करो बेटा, आउटपुट ज्यादा बेटर आएगा। मैंने क्या कहा, देखो पर ऑक्सी लिंकेज का मतलब क्या है, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड है ऑक्सीजन। बात समझ में आई क्या? ठीक है, यानी ऐसे अगर बॉन्ड आ रहा है बच्चों किसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, किसी स्ट्रक्चर के अंदर, इसे क्या बोलते हैं, पर ऑक्सी लिंकेज बोला जाता है। बात समझ में आई क्या? तो वो ऑक्सी एसिड जिनमें पर ऑक्सी लिंकेज होती है, बच्चा कहेगा सर कैसे होती है, तो अपन कई सारी स्ट्रक्चर बना के देखेंगे बेटा। H2SO5, H2H2OH तो फेमस एग्जांपल है बेटा, इसके कई बार आ भी चुके एग्जाम में। इनमें क्या होता है, परऑक्सी लिंकेज होती है। क्लियर है? तो वो कंपाउंड जिनमें परऑक्सी लिंकेज होती है उनको क्या बोला जाता है बेटा, परऑक्सी एसिड या पर एसिड बोला जाता है। समझ में आ गया? तो पर का मतलब क्या है, परऑक्सी लिंकेज प्रेजेंट होना। क्लियर है बच्चों? ओके, लिखो बेटा, नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखो, द ऑक्सी एसिड, the oxy acid, the oxy acid, the oxy acid in which the oxy acid in which peroxy linkage, the oxy acid in which peroxy linkage, ब्रेक में लिखो बेटा ऐसा, इसका मतलब क्या है, the oxy acid in which peroxy linkage, बना लो ऐसा कैसा, in which peroxy linkage is present, in which peroxy linkage is present, in which peroxy linkage is present, called as peroxy acid, called as peroxy acid और per acid, called as peroxy acid और पर एसिड। यानी परऑक्सी या पर एसिड किसके नाम के साथ यूज होगा बेटा, जिसमें परऑक्सी लिंकेज प्रेजेंट होगा। क्लियर है बच्चों? ठीक है, फॉर एग्जांपल ये 2-3 एग्जांपल ध्यान रखना बच्चों, क्या, H3PO5, H2SO5, H2H2OH etc, परऑक्सी लिंकेज वाले एग्जांपल है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कि फॉस्फोरस सल्फर के कई सारे ऑक्सी एसिड की स्ट्रक्चर देखेंगे, सीधा बच्चे से बोला जाए कौन से में परऑक्सी लिंकेज होगी, 3 एग्जांपल जरूर ध्यान रखना। इसके अलावा भी 1-2 एग्जांपल होते हैं बच्चों, अपन क्वेश्चन में ट्राई करेंगे इसको। ठीक है, बात समझ में आई क्या? लेकिन वही बात है बेटा, अपन बात करें इनऑर्गेनिक की तो बिना एक्सेप्शन की बात हो सकती है क्या? नहीं बेटा। क्लियर है? लिखो एक्सेप्शन, एक्सेप्शन पर क्लोरिक एसिड HClO4। बच्चों ये तो इसके नाम में पर आ रहा नहीं आ रहा,
आ रहा है, इसमें ध्यान रखना पर क्लोरिक एसिड, इसमें क्या होता है पर ऑक्सी लिंकेज एब्सेंट, इसमें पर ऑक्सी लिंकेज नहीं होती, ध्यान रखना बेटा, पर ऑक्सी लिंकेज एब्सेंट। ठीक है, बात समझ में आई क्या? तो पहली बात तो बच्चों देखो, ये थोड़ा सा इनऑर्गेनिक में आपको घुमाना पड़ा मुझे जबरदस्ती, क्यों? इनके बिना बच्चों आप पता ही नहीं चलता कि हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा, समझ में आ गया? ऑक्सी एसिड का मतलब क्या होता है, अस और इक जो यूज हो गए इनका मतलब क्या होता है, बार बार परोक्सी बार बार है, इसका मतलब क्या होता है, समझ में आ गया? क्लियर है बेटा? चलो बच्चों ये ऐसा ऐसा लिख लिया ना, पर क्लोरिक एसिड नाम में पर आ रहा है लेकिन फिर भी इसमें परोक्सी लिंकेज नहीं होगी बच्चों, क्लियर है? अब बच्चों देखो परोक्सी एसिड्स की अपन स्ट्रक्चर हमारे बहुत काम आएगी बच्चों, और स्ट्रक्चर बच्चों दो तरीके होते हैं, या तो आप रटोगे या कुछ आपके ट्रिक दिमाग में सेट होगे, सर ने कहा ऐसे तो करना ही करना है, तो ध्यान रखना करना ही करना है, बोल दिया तो ठीक है बेटा। कैसे? जो भी अपन परोक्सी, कई सारे ऑक्सी एसिड से अपन पढ़ेंगे, फॉस्फोरस सल्फर के बेटा सीक्वेंस से अपन पढ़ेंगे कौन सा होता है कैसा होता है, मेटाफॉस्फोरिक एसिड या फिर पायरोफॉस्फोरिक एसिड, हाइपो या फिर फॉस्फोरस फॉस्फोरिक या फिर सल्फ्यूरस सल्फ्यूरिक, हाइपो सल्फ्यूरस या फिर मेटा सल्फ्यूरिक, कई सारे स्ट्रक्चर्स अपन पढ़ेंगे। तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, इन दो ट्रिक बता रहा हूँ तो इसको दिमाग में सेट कर लेना, ये करना है तो करना ही है जब भी स्ट्रक्चर बनाओगे। ओके, क्या? इन स्ट्रक्चर ऑफ एनी ऑक्सी एसिड मिनिमम 1 ऑक्सीजन एटम शुड बी एडेड बाय डबल बॉन्ड, समझ में आ गया? यस और नो? अरे ऑक्सी एसिड्स की स्ट्रक्चर में ये बताओ कई सारे ऑक्सीजन एटम होते हैं नहीं होते? आपने देखा होगा HNO3 3 ऑक्सीजन एटम, H2SO4 4 ऑक्सीजन एटम, HClO4 4 ऑक्सीजन एटम, H3PO3 H3PO4 3 या 4 ऑक्सीजन एटम, यस और नो? तो नॉर्मली ध्यान रखना ऑक्सी एसिड जो होते हैं उनके स्ट्रक्चर में क्या होगा, मोर देन 1 ऑक्सीजन एटम होते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, किसी में तो 8 तक होंगे। H2H2O हमने लिखा है, समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो मैंने क्या कहा, ऑक्सी एसिड की जो हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो क्या करना है बेटा, मिनिमम 1 ऑक्सीजन एटम शुड बी एडेड बाय डबल बॉन्ड विद सेंट्रल एटम इन स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सी एसिड, समझ में आ गया? ऑक्सी एसिड की जब भी आप स्ट्रक्चर बना रहे हो तो कम से कम, मैंने बोला कम से कम एक, ऐसा नहीं सब में एक ही जुड़ेगा, कम से कम एक ऑक्सीजन एटम को आपको सेंट्रल एटम से डबल बॉन्ड से ऐड करना ही करना है। बात समझ में आई क्या? लास्ट में अगर कोई इलेक्ट्रॉन वगैरह बच गया और कोई एटम नहीं बचा, ओनली ऑक्सीजन है, तो एक से ज्यादा भी डबल बॉन्ड से ऐड हो सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको एक तो डबल बॉन्ड से ऐड करना ही करना है बेटा, समझ में आ गया? क्लियर है? यस और नो? लिखो बेटा, ये ट्रिक लिखो, ऐसा कैसा ट्रिक, खास कर ध्यान रखना, लिखो इन स्ट्रक्चर ऑफ एनी ऑक्सी एसिड, ट्रिक नंबर 1, इन स्ट्रक्चर ऑफ एनी ऑक्सी एसिड इन स्ट्रक्चर ऑफ एनी ऑक्सी एसिड मिनिमम 1 ऑक्सीजन एटम in structure of any oxy acid, minimum 1 oxygen atom should be added by double bond with central atom, central atom मतलब जिसका ऑक्सी एसिड होगा वही उसका सेंट्रल एटम होगा, क्लियर है? इन स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सी एसिड मिनिमम 1 oxygen atom should be added by double bond with central atom, ये ध्यान रखना बेटा, कम से कम यानी कम से कम एक ऑक्सीजन तो आपको डबल बॉन्ड से ऐड करना ही करना है, जरूरत पड़ी तो एक से ज्यादा भी हो जाएंगे लेकिन कम से कम एक तो करना ही करना है बच्चों, क्लियर है? यस और नो? ठीक है, दूसरी ट्रिक बेटा लिखो, दूसरी ट्रिक क्या ध्यान रखना कि सर आपने कह दिया कम से कम एक ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड से ऐड करना ही करना है, कुछ ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से भी ऐड होंगे, क्लियर है? जरूरी नहीं सारे ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से ऐड हो बेटा, कुछ ऑक्सीजन क्या होंगे सिंगल बॉन्ड से भी ऐड होते हैं। बच्चा कहेगा सर इनका नंबर क्या होगा, इनका नंबर होगा हाइड्रोजन एटम के नंबर के बराबर, क्लियर है? अरे सीधी सी बात है, मैंने क्या कहा था, ऐसे कोई कंपाउंड हो जिसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है उसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन से ही जुड़ा होता है, ध्यान रखना, क्लियर है? तो हमें पता है ऑक्सीजन को क्या चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 बॉन्ड चाहिए, एक तरफ हाइड्रोजन जुड़ जाएगा तो सेंट्रल एटम के साथ सिंगल बॉन्ड बनाएगा या डबल बॉन्ड बनाएगा, सिंगल बॉन्ड बनाएगा बेटा, समझ में आ गया? तो क्या कहा, इसका मतलब जितने हाइड्रोजन है
जितने हाइड्रोजन है उतने ऑक्सीजन को तो सिंगल बॉन्ड से ऐड कर देना। अगर स्ट्रक्चर में 2 हाइड्रोजन है तो समझ जाना 2 ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ेंगे। सिंगल बॉन्ड मतलब सेंट्रल एटम से सिंगल बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि दूसरा बॉन्ड वो किससे बनाएगा, हाइड्रोजन से बनाएगा। समझ में आ गया, क्लियर है बेटा, यस और नो? लिखो बेटा द नंबर ऑफ ऑक्सीजन, नंबर 2 लिखो, दूसरी ट्रिक लिखो, द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स the number of oxygen atoms added by single bond the number of oxygen atoms added by single bond with the central atom is equal to number of hydrogen atoms is equal to number of hydrogen atoms is equal to number of hydrogen atoms and add to all remaining oxygen atoms and add to all remaining oxygen atoms add to all remaining oxygen atoms add to all remaining oxygen atoms by double bond with the central atom add to all remaining oxygen atom by double bond with the central atom add to all remaining oxygen atom by double bond with the central atom। समझ में आ गया बेटा? इसमें क्या बोला गया बेटा समझना। देखो बच्चों, कम से कम सबसे पहले आपको क्या अप्लाई करना, जब भी स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट करोगे एक ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड से ऐड करना ही करना है। समझ में आ गया, क्लियर है बेटा? अब आपको सर डबल बॉन्ड से एक तो मैंने ऐड कर दिया, अब सिंगल बॉन्ड से कितने ऐड करूं, कितने हाइड्रोजन एटम है ये देख लो बच्चों, क्लियर है? कितने हाइड्रोजन एटम है उतने क्या होगा, एक साइड हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, दूसरी साइड सिंगल बॉन्ड सेंट्रल एटम से बन जाएगा। सीधी सी बात है, 2 हाइड्रोजन थे तो 2 एटम क्या हो जाएंगे, ऑक्सीजन वाले सिंगल बॉन्ड से ऐड हो जाएंगे। बाकी जो बच गए उनके साथ हाइड्रोजन है ही नहीं तो वो भी क्या होंगे, डबल बॉन्ड से ऐड होंगे। समझ में आ रहा है बच्चों मैंने क्या कहा, यस और नो? इसमें मैंने क्या कहा, जितने ऑक्सीजन जितने हाइड्रोजन अवेलेबल है, हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम उतने ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से ऐड कर दो, बाकी बच्चे सभी क्या करो, डबल बॉन्ड से ऐड कर देना। क्लियर है? लेकिन बच्चों देखो सिंपल सी बात है बच्चों, देखो एक्सेप्ट है, जैसे ऐसी कोई कंडीशन आ जाए इसका थोड़ा सा हमें अलर्ट रहना कि ये रट के भी नहीं रखना, कहीं एक्सेप्शन इनऑर्गेनिक पढ़ रहे एक्सेप्शन श्योर आएंगे बच्चों। कैसे, मैं लिख दूं H3PO4 H3PO2 ये लिख दूं बेटा, बाकी में तो चलो अप्लाई हो जाएगा। H3PO2 की बात करें, बच्चा कहेगा सर ने गलत लिखा दिया, सर ने कहा था क्या कि सिंगल बॉन्ड से ऐड होने वाले ऑक्सीजन का नंबर क्या होगा, हाइड्रोजन एटम के बराबर होगा। यस और नो? इसका मतलब सर 3 हाइड्रोजन एटम है तो 3 ऑक्सीजन तो मैं सिंगल बॉन्ड से ऐड करके रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। आपके पास है कितने, 2 है बेटा, तो खुद पे थोड़ा कंट्रोल रखना, ठीक है? कहाँ क्या चीज अप्लाई करनी है, कुछ एक्सेप्शनल कंडीशन आती है तो हमें रूल्स के अकॉर्डिंग अप्लाई करना है बच्चों। यहाँ पर क्या एक ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड से ऐड होगा ही होगा, ये पहली ट्रिक याद रखना, मैंने पहले उसे क्यों लिखाया, पहले वो अप्लाई करनी है। आ गया समझ में? एक ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड से ऐड करना ही करना है, एक ऐड करने के बाद कितना बच गया, एक और बच गया, वो हाइड्रोजन से ऐड करके बाकी सेंट्रल से सिंगल बॉन्ड से ऐड कर देना। ठीक है, ऐसा नहीं कि 3 हाइड्रोजन एटम तो है ही है तो इसमें +1 कर दूं, एक ऑक्सीजन एटम में और ले आऊं तो जबरदस्ती H3PO2 को अपनी तरफ से कलाकारी करके H3PO3 बना दो कि सर ने कहा तो करना है तो करना ही है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। समझ में आ गया? यदि खतरनाक मैथमेटिक्स मत लगा देना बेटा, खुद पे थोड़ा कंट्रोल रखना। समझ में आ रहा है क्या? यस और नो? क्लियर है? चलो बेटा, तो अपन ये लिख लो एक्सेप्ट, इसको छोड़कर, यानी ऐसी कोई कंडीशन आ जाए इससे थोड़ा बच के रहना। क्लियर है? क्योंकि ये जो कंडीशन अपने लिखाई है बेटा कब अप्लाई होगी, जब ऑक्सीजन का नंबर ऑफ एटम क्या हो, ज्यादा हो बेटा। ठीक है, बात समझ में आ गई क्या? चलो बेटा, अब पेन कॉपी छोड़ दो और बोर्ड भी आ जाओ। चलो अब समझना बच्चों, देखो जैसे मैंने कहा है इक कब बनेगा, अस कब बनेगा, मेटा कब बनेगा, हाइपो कब बनेगा, पायरो कब बनेगा, ये कब बनेगा, वो कब बनेगा। चलो बेटा अब स्टार्ट करते हैं, इसमें अलग अलग कंडीशंस होती है। स्टार्ट करें बेटा, यस और नो? चलो बेटा अच्छे समझते जाना, एक एक कंडीशन लिखा रहा हूं बच्चों, कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। जहां पर मेटा, पायरो, हाइपो, ये सब कुछ भी आ जाए
ये वाला अपना पेज खोल के देख लेना, सर ने कहा था ये कब बनेगा, वो कब बनेगा, वो कब बनेगा। समझ में आ गया, रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी बच्चों। चलो कंडीशंस समझते जाना अच्छे से, इसमें कई सारी कंडीशन आएगी बेटा। कंडीशंस कौन कौन सी कंडीशन आएगी समझना बेटा। सबसे पहले ध्यान रखना, इक एसिड, मैंने कौन सा लिखा है बेटा, इक एसिड, ठीक है। हर ऑक्सी एसिड में आपको क्या करना है, बस एक ही फॉर्मूला याद रखना बच्चों, कौन सा, इक वाला। समझ में आ गया, कौन सा बेटा, इक वाला। कि सर इक वाला कैसे याद रखूं, तरीका मैंने आपको बता दिया। सेंट्रल एटम का चार्ज किसके बराबर है, n और n-1 के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर है, उसके नाम के साथ क्या आएगा, इक आएगा। समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो ये ध्यान रखना बच्चों, एक फॉर्मूला बस आपको इक वाला याद रखना, बाकी उससे सारे बाकी के 5-6 फॉर्मूले कैसे बनाने हैं सारे आ जाएंगे। कैसे बच्चों समझते जाना, इक एसिड अगर कोई है उसमें क्या हो रहा है बच्चों, एक ऑक्सीजन एटम ऐड हो जाए। मैंने क्या कहा, इक एसिड में क्या हो रहा है बच्चों, एक ऑक्सीजन एटम क्या हो जाए, ऐड हो जाए। तो इससे क्या बनेगा बच्चों, इससे बनेगा बेटा पर एसिड। समझ में आ गया, इससे क्या बनेगा, पर एसिड बनेगा। क्लियर है बेटा। फॉर एग्जांपल समझते बच्चों इस चीज को, जैसे मैं ये लिखा है बेटा H3PO4, मैंने क्या कहा, इक वाला हमें याद रखना है। क्लियर है, इक वाला याद रखना है। इसका नाम क्या होता है बच्चों, फॉस्फोरिक एसिड। अरे होता है या नहीं होता है बच्चों, फॉस्फोरिक एसिड हमने करके देखा था, याद है ना। अब फॉस्फोरिक एसिड में मुझे क्या करना है बच्चों, एक ऑक्सीजन एटम ऐड कर देना, यानी एक ऑक्सीजन का नंबर ऑफ एटम बढ़ा देना बच्चों, सीधी सी बात है। तो H3PO4 से क्या बन गया बच्चों, H3PO5। अरे जवाब तो दो, कोई खतरनाक कॉन्सेप्ट थोड़ी है, सिंपल सी बात है। एक ऑक्सीजन एटम ऐड कर दूंगा तो पहले 4 एटम थे, अब कितने हो जाएंगे बच्चों, 5। तो H3PO5 इसको मैं क्या बोलूंगा बेटा, पर, इसके क्या बोलेंगे, पर मोनोफॉस्फोरिक एसिड। बच्चा कहेगा सर मोनो क्यों लगाया है, मोनो का मतलब है फॉस्फोरस का एक एटम, क्योंकि इसमें कई स्ट्रक्चर ऐसी बनती है जिसमें फॉस्फोरस के 2 एटम भी आ जाते हैं। तो ध्यान रखना, मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, मोनोफॉस्फोरिक एसिड, डाइसल्फ्यूरिक एसिड, डाइफॉस्फोरिक एसिड। समझ में आ गया। तो पर मोनोफॉस्फोरिक एसिड हो जाएगा। इसके साथ बच्चों पर नाम आ गया, ये पर नाम आ गया बच्चों, इसका मतलब क्या है, जो इक वाला था इससे आपने क्या कर दिया, एक ऑक्सीजन और बढ़ा दिया। समझ में आ गया, क्लियर है बेटा, ठीक है। चलो दूसरी कंडीशन देखो बच्चों, क्या होता है, इक वाला जो है, इक एसिड यानी किसी एसिड के नाम के साथ पहले क्या आ रहा है बच्चों, इक आ रहा है। अब मैं इसमें से एक ऑक्सीजन कम कर दूं तो वो क्या बन जाएगा, एस एसिड बन जाता है। समझ में आ गया, वो क्या बन जाएगा बच्चों, एस एसिड बन जाएगा। ओके, बच्चा कहेगा सर कैसे, तो समझना, अपने लिखा है बेटा H3PO4, H3PO4 हमें पता है इसको क्या बोलता हूं बच्चों में, फॉस्फोरिक एसिड। यस और नो, अरे ये आपका फॉस्फोरिक एसिड है या नहीं है। अब मुझे क्या करना है, एक ऑक्सीजन एटम इसमें से माइनस करना है, यानी कम कर देना है। तो बच्चों क्या बन जाएगा, H3PO3। सीधी सी बात है, एक ऑक्सीजन एटम बढ़ाता तो हमें पता PO4 से PO5 हो जाता, एक कम कर रहा हूं तो PO4 से क्या हो जाएगा, PO3। क्लियर है बेटा। इसके लिए क्या वर्ड यूज होगा बेटा, अस। तो इसे क्या बोलेंगे, इसके लिए वर्ड यूज हो जाएगा बेटा फॉस्फोरस एसिड। समझ में आ गया बेटा, यस और नो, क्लियर है। चलो बेटा आगे चलो, नंबर 3, अगर कोई अस एसिड है, क्या कहा, अस एसिड है, इसमें से अगर एक ऑक्सीजन और कम कर दो बच्चों तो इसके नाम के साथ यूज होता है बेटा हाइपो एसिड। क्या वर्ड यूज होता है बेटा, हाइपो एसिड। क्लियर है। बच्चा कहेगा सर कैसे, तो बच्चों अपने लिखा जैसे H3PO3, अभी मैंने लिखा था H3PO3, इसका मतलब इसका नाम क्या होता है बेटा, फॉस्फोरस एसिड। फॉस्फोरस एसिड, इसमें मुझे क्या करना है बच्चों, एक ऑक्सीजन कम कर देनी है, एक ऑक्सीजन कम कर देनी है। तो PO3 से क्या बन गया बच्चों, अरे H3PO2 बनेगा या नहीं बनेगा, बनेगा बच्चों। इसके नाम के साथ क्या लगा दो बेटा, हाइपो लगा दो बेटा। तो क्या बोलेंगे, हाइपो फॉस्फोरस एसिड। पहले आपने ओनली फॉस्फोरस बोला था, अब ये क्या हो जाएगा, हाइपोफॉस्फोरस एसिड हो जाएगा। क्लियर है बेटा, ठीक है। चलो बच्चों अब चलते हैं आगे। 1 मोल ऑक्सी एसिड, 1 मोल ऑक्सी एसिड, 1 मोल ऑक्सी एसिड है बच्चों। मैंने क्या कहा, 1 मोल ऑक्सी एसिड में से आपको क्या करना है, -H2O, एक H2O का मॉलिक्यूल हटा दे। क्या कहा, 1 मोल ऑक्सी एसिड में क्या हो जाए, एक H2 मॉलिक्यूल हटा दे तो इसके नाम के साथ क्या आता है बेटा,
मेटा आता है। क्या आता है बेटा? मेटा। बात समझ में आई क्या? ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कैसे अपने ये लिखा है बेटा H3PO4। H3PO4 1 मोल का मतलब है यहाँ कितने बच्चों? 1 है या नहीं है? कुछ नहीं, मतलब कितना है बेटा? 1 है। क्लियर है? इसका 1 मोल है। ठीक है। पहली बात तो इसका नाम क्या होता है बच्चे को ध्यान होना चाहिए। ये क्या है बच्चों? अपना फॉस्फोरिक एसिड। क्लियर है? फॉस्फोरिक एसिड है। इसमें से मुझे क्या करना है बच्चों? एक H2O मोलिक्यूल क्या कर देना है? माइनस कर देना है। नंबर ऑफ एटम काउंट करके बेटा प्लस माइनस कर दो। पहले बच्चों देखो H3PO4 कितने हाइड्रोजन के एटम है? 3। H2 अगर जाएगा तो कितने हाइड्रोजन एटम चले गए? अरे 2 चले गए बेटा। कितना बच गया? क्या बस याद है ना? ठीक है बेटा। 3 में से 2 चले गए तो क्या बच गया? 1 हाइड्रोजन। फॉस्फोरस के एटम पर कोई फर्क पड़ रहा है क्या? नहीं बेटा। तो क्या करेंगे? HPO। हमें पता है H2O की वजह से कितना ऑक्सीजन चला गया? 1 ऑक्सीजन चला गया। कितने बच गए बेटा? 3। समझ में आ गया? अब इसके नाम के साथ क्या लिख दो? मेटा लगा दो बेटा। समझ में आ गया? पहले क्या था? ये फॉस्फोरिक है। अब इसे क्या बोलेंगे अपन? मेटा फॉस्फोरिक एसिड। समझ में आ गया? क्लियर है बेटा? यस और नो? चलो बच्चों एक कंडीशन और देखो। अगर आपसे बोला जाए 2 मोल ऑक्सी एसिड, यानी ऑक्सी एसिड के कितने मोल लेने हैं आपको? 2 मोल लेने हैं। क्लियर है? अगर 2 मोल ऑक्सी एसिड है, इसमें से आपको क्या करना हो? H2O का मॉलिक्यूल माइनस करना हो बच्चों। तो इसके नाम के साथ क्या वर्ड यूज होता है? पायरो एसिड। क्या वर्ड यूज होगा बेटा? पायरो एसिड वर्ड यूज होगा। समझ में आ रहा है? यस और नो? क्लियर है? बच्चा कहेगा सर कैसे? तो बच्चों देखो कैसे। मैंने जैसे ये लिखा है H3PO4। H3PO4 इसका नाम क्या होता है बच्चों? फॉस्फोरिक एसिड। यस और नो? अरे फॉस्फोरिक एसिड होता है या नहीं होता? लेकिन मुझे इसके कितने मोल लेने हैं? 2 मोल लेने हैं बच्चों। तो यहाँ मैं क्या कर दूंगा? 2H3PO4। समझ में आ रहा है बच्चों? क्लियर है? इसमें से क्या कर देना है? H2O माइनस कर दो। एक H2O माइनस कर दो बच्चों। तो बस मैथमेटिक लगा लो। क्या? 2H3 पूरे मॉलिक्यूल में देखो 2 मोल में कितने एटम हो गए? एक में 3 थे बच्चों, 2 में कितने हो गए? 6। 6 में से H2O माइनस होगा तो कितने बच गए? अरे 4 बच गए ना। तो क्या लिख दो बेटा? H4। क्या बच गया? H4। हमें पता है बेटा देखो 2P फॉस्फोरस के 2 एटम है ना। अरे सीधी सी बात है, फॉस्फोरस तो रिमूव हो रहा है क्या? नहीं। तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये क्या हो गया? H4P2। ऑक्सीजन देखो बेटा 2 मल्टीप्लाई बाई 4 कितने हो गए? 8। 8 में बच्चों कितना माइनस करना मुझे? 1 माइनस करना। कितने बच गए? 7। तो क्या बच गया? H4P2 और 7। इसका नाम क्या हो जाएगा? पायरो वर्ड लगा दो। पहले क्या था? ओनली फॉस्फोरिक। अब क्या हो जाएगा? पायरो फॉस्फोरिक। काम खत्म। समझ में आ गया? यस और नो? क्लियर है बेटा? ठीक है। अब इस चीज को मैं सीक्वेंस में बोल रहा हूं बच्चों, अच्छे से सुनना। मैंने क्या बोला बच्चों? टीचर ने पढ़ा दिया, मैंने पढ़ लिया, डजंट मैटर। मैंने इस चीज को कैच कैसे किया, गेन कितना किया। ओके। तो आपको क्या करना है बेटा? देखो समझना इस चीज को। जब भी आप घर पे जैसे मान लो रिवाइज करो, तो रिवाइज करने के बाद नोटबुक बंद करके 2 मिनट तक बच्चों खुद बच्चों देखो बिना पेन चलाए आपको दिमाग में सेट करना है इस चीज को। दिमाग में कर लोगे तो लिख लिख के करने की जरूरत नहीं है। ध्यान रखना। ठीक है? स्मार्ट टाइम चल रहा है बेटा, डिजिटल टाइम है, तो थोड़ा सा दिमाग में चीजों को किया करो। काफी स्पीड बढ़ जाएगी। कैसे बेटा? इधर देखो सबसे पहले मैंने क्या कहा? एक ही फॉर्मूला मुझे याद रखना। सर ने क्या कहा? इक वाला फॉर्मूला मुझे याद रखना है बेटा। कौन सा याद रखना? अरे हर कंपाउंड के लिए एक फॉर्मूला दिया, आप बचपन से रटते आ रहे हैं। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 होता है। यस और नो? एक इक वाला फॉर्मूला एक याद कर लेना। क्लियर है? इक वाले फॉर्मूले में मैंने क्या कहा? इक में एक ऑक्सीजन और बढ़ा दूंगा, ऐड कर दूंगा, तो पर वर्ड यूज हो जाएगा। यस और नो? क्लियर है? एक ऑक्सीजन कम कर दूंगा क्या हो जाएगा? अस वर्ड यूज हो जाएगा। यस और नो? अस में एक ऑक्सीजन और कम कर दूंगा क्या हो जाएगा? हाइपो वर्ड यूज हो जाएगा। यस और नो? 1 मोल ऑक्सी एसिड में एक H2O मॉलिक्यूल माइनस कर दूंगा क्या हो जाएगा? मेटा वर्ड यूज हो जाएगा। क्लियर? 2 मोल ऑक्सी एसिड में एक H2O मॉलिक्यूल माइनस कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? पायरो वर्ड यूज हो जाएगा। यस और नो? तो इक, अस, पर, हाइपो, मेटा, पायरो, कुछ भी तुम्हें बोला जाए कर सकते हो, नहीं कर सकते हो? ये सब चीजें बेटा मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ कि आगे मैं फॉर्मूला स्ट्रक्चर बनाऊंगा। स्ट्रक्चर आपको तब पता चलेगा जब उसका फॉर्मूला पता होगा। और एग्जामिनर आपको फॉर्मूला लिख के नहीं देगा, सिर्फ नाम लिख के देगा। फॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, मेटा फॉस्फोरिक, हाइपो फॉस्फोरस, सल्फ्यूरस, सल्फ्यूरिक, हाइपो, मेटा, पायरो, ये सब क्या होते हैं? आपको खाली नाम लिख के देगा। कंपाउंड का नाम कब पता होगा? जब फॉर्मूला पता होगा।
और फॉर्मूले के लिए ये कुछ हिंट है बेटा कि कैसे अपन दिमाग में सेट कर सकते हैं, एक की हेल्प से बाकी के 5-7 फॉर्मूले और कैसे याद कर सकते हैं। समझ में आ गया? यस और नो? क्लियर है बेटा? नेक्स्ट लेक्चर में 1-2 छोटे छोटे हिंट और बताऊंगा बच्चों, उसके बाद अपन फॉस्फोरस और सल्फर के ऑक्सी एसिड्स की स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट कर देंगे। यस और नो? सर 1 मोल मतलब Na पार्टिकल एसिड लेना है क्या? Na पार्टिकल नहीं बेटा, 1 मोल का मतलब जैसे वर्ष से तो 1 मोल मॉलिक्यूल्स होते हैं, बाकी अपन जो स्टडी करते हैं बेटा वो क्या होता है, 1 मोल फिक्स मानकर करते हैं। जैसे नॉर्मली अपन क्या करते हैं, अपन बोलते हैं H3PO4 का 1 मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो नॉर्मली क्या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सीधा यूज ना करके ज्यादा यूजफुल यूनिट क्या होती है, मोल के रेस्पेक्ट में होती है। कैसे? इसका 1 मोल है, इसका 1 मोल है। बात समझ में आई क्या? तो ये ध्यान रखना, कोफिशिएंट जो पहले जो डिजिट लिखी हुई है नॉर्मली उसको क्या करते हैं, मोल कंसीडर करते हैं। तो मोल के लिए आगे अपन पढ़ेंगे भी, मोल क्या होता है, सबस्टांस के अमाउंट को रिप्रेजेंट करने की क्या होती है, एक यूनिट होती है बेटा। समझ में आ गया? यहाँ अपन को कैलकुलेशन नहीं करनी है, यहाँ जो नंबर लिखा होगा, यहाँ जो नंबर लिखा होगा बेटा, यहाँ 1 लिखा है मतलब क्या है, 1 मोल। नॉर्मली कोफिशिएंट जो लिखा जाता है बेटा उसको मोल की फॉर्म में कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर अपना जो चैप्टर मोल कॉन्सेप्ट आएगा उसमें मोल के बारे में डिटेल से आएगा, लेकिन यहाँ पर तुमने पूछा तो थोड़ा सा ध्यान रखना। अगर मान लो किसी से पहले जैसे अपन को ये लिखा H2SO4 मतलब 1 मोल H2SO4 है, 2H2SO4 मतलब 2 मोल H2SO4 है। समझ में आ गया? तो मोल क्या होता है, सबस्टांस के अमाउंट को रिप्रेजेंट करने की यूनिट होती है बेटा। समझ में आ गया? तो नॉर्मली सीधा 1 मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल कंसीडर ना करके क्या करते हैं, ज्यादा यूनिट कौन सी यूज करते हैं, 1 मोल 2 मोल 3 मोल ये ज्यादा यूज करते हैं बेटा। समझ में आ गया? क्योंकि एक पैरामीटर होता है सबस्टांस को मेजर करने का। क्लियर है? यस और नो? ये जो मैंने अलग अलग कंडीशंस बनाई, यहाँ तक किसी की दिक्कत है तो बोलो फटाफट यस और नो। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? ये सब रिवाइज कर देना, अच्छे से दिमाग में छाप लेना बेटा। नेक्स्ट लेक्चर में अलग अलग स्ट्रक्चर बनाऊंगा, उसमें सारी चीजें काम आएगी। क्लियर है? तो घर जाके अच्छे से रिवाइज करना बेटा। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में से कंटिन्यू करते हैं बेटा। क्लियर? ठीक है, बाय। नोट करो फटाफट और छाप दो।